जादुई गुड़िया और आलसी लड़की। एक गांव में दीक्षा नाम की एक लड़की अपने माता रेनू और अपने पिता विजय के साथ रहा करती थी। वो बहुत ज्यादा आलसी थी और कभी भी अपना काम नहीं करती थी। एक बार दीक्षा का जन्मदिन था और दीक्षा के पिता विजय उसके लिए एक गुड़िया लेकर आए। उस गुड़िया को देखकर दीक्षा बहुत खुश हुई और अपने पिता का धन्यवाद किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन की बात है, वो गुड़िया के साथ खेल रही होती है। तभी अचानक गुड़िया हरकत करने लगती है, जिसे देखकर दीक्षा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उस गुड़िया को फेंक देती है। तभी वो गुड़िया उठकर खड़ी हो जाती है और दीक्षा से कहती है, तुम मुझसे डरो मत, मैं जादुई गुड़िया हूँ। तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी गुड़िया हूँ। ये सुनकर दीक्षा को काफी हैरानी होती है, साथ ही उसे काफी खुशी भी होती है कि उसके पास एक जादुई गुड़िया थी। और दीक्षा उस गुड़िया से कहती है, अच्छा, इसका मतलब मैं तुमसे जो भी कहूँगी तुम वही करोगी? हाँ, तुम कहकर देख लो, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी। ये सुनकर दीक्षा बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने गुड़िया से कहा, तुम मेरे लिए चॉकलेट बना दो, मुझे चॉकलेट बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट बना देती हूँ। और ये कहकर गुड़िया अपने जादू से दीक्षा के लिए बहुत सारे चॉकलेट बना देती है, जिन्हें देखकर दीक्षा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर दीक्षा गुड़िया से कहती है, अरे वाह, तुम तो सच कह रही थी, तुम तो जादुई गुड़िया हो। अब मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी। हाँ, तुम मुझे हमेशा अपने साथ रखना, पर लोगों के सामने तुम मुझसे बात मत करना, वरना तुम्हारी गुड़िया तुमसे छीनी जा सकती है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। और ये कहकर दीक्षा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो अपना हर काम उस गुड़िया से ही करवाया करती थी। और गुड़िया बिना कुछ कहे दीक्षा का सारा काम कर देती थी, जिससे दीक्षा बहुत ज्यादा आलसी होती जा रही थी। और एक दिन की बात है, विजय घर पर काम कर रहा होता है। तभी वो अपनी बेटी दीक्षा से कहता है, बेटी दीक्षा, जरा मेरे पास तो आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी पिताजी, बताइए। और ये कहकर दीक्षा अपने पिता के पास चली जाती है। इस पर विजय दीक्षा से कहता है, अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपना काम खुद क्यों नहीं करती हो, हमेशा दूसरों से क्यों करवाती हो? ये सुनकर दीक्षा घबरा जाती है और वो ये सोचती है कि उसके पिता को गुड़िया के बारे में पता लग गया है। और वो अपने पिता से कहती है, नहीं पिताजी, मैं अपना काम खुद ही करती हूँ, मैं अपना काम किसी से नहीं करवाती। अच्छा, तुम सच कह रही हो क्या? सोच लो एक बार। हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं अपना काम खुद करती हूँ और मैं किसी से भी अपना काम नहीं करवाती। क्यों, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं भी बस यही चाहता हूँ कि तुम अपना काम खुद ही किया करो, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी तुम बहुत ज्यादा आलसी हो गई थी और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी आलसी हो। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं कभी भी अपने काम में आलस नहीं दिखाती हूँ। आपको पता है, मैं अपने स्कूल का होमवर्क भी रोजाना कर लेती हूँ। ये सुनकर विजय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। इसके बाद विजय अपने काम से बाहर चला जाता है और दीक्षा अपने आप से कहती है, आज तो बाल बाल बच गई। यदि पिताजी को गुड़िया के बारे में पता लग जाता तो वो मेरी गुड़िया छीन लेते। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे और दिन बीतते हैं और दीक्षा के पेपर की तैयारियां शुरू हो जाती है। पेपरों की सारी तैयारी गुड़िया ही कर रही थी और दीक्षा अपनी कॉपी किताबों को खोलकर भी नहीं देखा करती थी। पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी तैयारी गुड़िया कर रही है तो वो पेपर में फेल हो जाएगी, क्योंकि गुड़िया तो पेपर लिखने नहीं जाएगी। धीरे धीरे पेपर शुरू हो जाते हैं और दीक्षा अपनी गुड़िया को लेकर स्कूल पहुंच जाती है। तभी उसकी दोस्त मीना दीक्षा से कहती है, अरे दीक्षा, तुम ये गुड़िया अपने साथ क्यों ले आई? क्या तुम्हें पता नहीं है कि टीचर पेपरों में किसी भी चीज को क्लास में नहीं ले जाने देते हैं? तुम अपने खिलौने घर पर रख कर आती। क्या ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो अपनी गुड़िया क्लास में साथ लेकर जाऊंगी। अच्छा, ऐसी बात है? मुझे नहीं लगता कि टीचर ऐसा करने देंगे, क्योंकि टीचर किसी भी चीज को क्लास में नहीं ले जाने देती हैं। तुम देखना कि तुम्हारी गुड़िया क्लास में नहीं जाएगी। ये सुनकर दीक्षा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो यही सोच रही थी कि सारे पेपर गुड़िया ही करेगी, पर यदि गुड़िया क्लास में नहीं गई तो वो फेल हो जाएगी। और जब सभी बच्चे क्लास जाते हैं तो टीचर दीक्षा से गुड़िया ले लेती है और उसे अकेले ही क्लास में भेज देती है।
जिससे दीक्षा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने आप से कहती है, अरे नहीं, ये क्या हो गया? यदि गुड़िया ने पेपर नहीं लिखा तो इस बार मैं फेल हो जाऊंगी, क्योंकि सब कुछ तो गुड़िया ने ही याद किया था। अब मैं क्या करूं? और ये कहकर वो पेपर देने के लिए बैठ जाती है। वो पेपर को बस ऐसे ही देखे जा रही थी, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता था और वो पेपर में कुछ भी लिखकर नहीं आती है। उसके सारे पेपर ऐसे ही बेकार चले जाते हैं और जब रिजल्ट आता है तो दीक्षा के माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दीक्षा फेल हो जाती है। तो इस पर रेनू दीक्षा से कहती है, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम तो अपना होमवर्क रोजाना पूरा कर लिया करती थी, तो फिर तुम फेल कैसे हो गई? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ दीक्षा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अपनी माँ को जवाब दो, आखिर तुम फेल कैसे हो गई? तुम तो कह रही थी कि तुम अपना होमवर्क रोजाना कर लेती थी, तो फिर ये क्या माजरा है? पता है प्रिंसिपल क्या क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुम सबसे आलसी लड़की हो, और मुझे ये सुनकर कितना बुरा लगा होगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे गलती हो गई। ये गलती नहीं है दीक्षा, तुम्हें बताना ही होगा कि तुम पेपरों में फेल कैसी हो गई। मुझे तो सच सुनना है और तुम्हारे पिताजी को भी। ये सुनकर दीक्षा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वो समझ जाती है कि वो जादुई गुड़िया की सच्चाई को छुपा नहीं सकती थी और वो अपने माता पिता से कहती है, इसके पीछे जादुई गुड़िया का हाथ है, क्योंकि उसने ही सारे पेपरों को याद किया था। मैं तो बस वहाँ पर लिखने गई थी। मैंने सोचा कि गुड़िया ही पेपर लिखेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या तुम्हारे पास जादुई गुड़िया है? पर तुम्हारे पास जादुई गुड़िया कहाँ से आई? इस पर दीक्षा अपने माता पिता को सारी बात बताती है और उस जादुई गुड़िया को भी उन लोगों के सामने लाती है। जादुई गुड़िया को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जादुई गुड़िया उन्हें सब कुछ बताती है, जिससे रेनू अपनी बेटी से कहती है, देखा न तुमने, अपने आलस में आकर तुमने कितनी बड़ी भूल कर ली और इस वजह से तुम पेपर में भी फेल हो गई। अब बताओ, ये साल तुम्हारे आलस के चक्कर में बेकार चली गई ना? ये सुनकर दीक्षा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इस पर दीक्षा के पिता विजय उससे कहते हैं, तुम रो मत, हम तुम्हें ये समझा रहे हैं कि यदि तुमने गुड़िया का लालच नहीं किया होता और अपना काम किया होता तो शायद तुम पेपरों में पास हो जाती। तुम्हें इतना आलस दिखाने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ना ही मैं इस जादुई गुड़िया से कोई काम करवाऊंगी, मैं खुद ही सारा काम करूँगी। ये सुनकर रेनू और विजय बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर रेनू उस जादुई गुड़िया से कहती है, तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि अब मेरी बेटी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम किसी और की मदद करना जिसे तुम्हारी सबसे ज्यादा मदद की जरूरत हो। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये कहकर जादुई गुड़िया वहाँ से चली जाती है। जादुई गुड़िया के जाने के बाद अब दीक्षा बहुत खुश थी और अब वो अपने काम में कभी भी आलस नहीं किया करती थी और खुद ही सारा काम करती थी, जिसे देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। चंदनपुर नाम के एक गांव में सरला नाम की लड़की रहती थी। सरला जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। वो अपने पिता के साथ रहती थी। सरला एक बहुत ही मेहनती लड़की थी। वो पूरे दिन अपने खेत में काम किया करती थी और साथ ही घर आकर अपने और अपने पिताजी के लिए खाना भी बनाया करती थी। सरला के पिता को उस पर बहुत गर्व था। बेटी, मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य का काम किया होगा जो भगवान ने मुझे तुझ जैसी बेटी दी है। कुछ दिनों बाद सरला के पिता को लगता है कि अब सरला बड़ी हो गई है, उसकी शादी करवा देनी चाहिए। कुछ ही दिनों में सरला के पिता को एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल जाता है। उसका नाम मनोज था। सरला का पिता अपनी बेटी की शादी मनोज से करवा देता है। मनोज के परिवार में केवल उसकी एक बूढ़ी माँ थी जो कि बीमार रहती थी। मनोज के पास उसके दादाजी की दी हुई जमीन थी जिस पर वो खेती करता था। उस खेत में एक बहुत पुराना कुआं भी था। वो कुआं कई सालों से बंद पड़ा था। वो कुआं सूखा हुआ है, ये सोचकर मनोज कभी भी उस कुएं पर ध्यान नहीं देता था। कुछ दिन बाद सरला भी अपने पति मनोज के साथ खेत में जाती है। सरला की नजर जैसे ही उस कुएं पर पड़ती है वो मनोज से पूछती है, जी सुनिए,
इस कुएं को इतना बंद करके क्यों रखा हुआ है? पता नहीं सरला, मैंने जब से होश संभाला है मैंने इस कुएं को ऐसे ही देखा है। मैं जब भी इस कुएं के बारे में माँ से कुछ पूछता हूँ तो माँ मुझे कुछ बताती ही नहीं। मनोज इस बात पर इतना गौर नहीं करता है, लेकिन सरला जब भी खेत जाती उसका ध्यान उसी कुएं पर रहता था। एक दिन मनोज की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मरने से पहले वो मनोज और सरला को बुलाती है और कहती है, देखो बेटा, हमारे खेत में जो कुआं है वो कोई मामूली कुआं नहीं है, वो हमारे पूर्वजों की सारी दौलत है। तुम बात पूरी करने से पहले ही मनोज की माँ मर जाती है। मनोज को समझ नहीं आया कि उसकी माँ उसे क्या कहना चाह रही थी। अपनी माँ को खोने के गम में मनोज बहुत दुखी हो जाता है। ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, बस माँ के बारे में सोचता रहता है। वो खेतों में काम करने भी नहीं जाता था। तभी एक दिन सरला ने मनोज से कहा, सुनिए जी, मैं जानती हूँ माँ की मौत से आप बहुत दुखी हैं, लेकिन आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं और ना ही कुछ काम कर रहे हैं। हमारी जरूरतों के सामान भी खत्म होने वाले हैं, ऐसा कैसे चलेगा? मनोज अपनी बीवी की बातें समझ जाता है। वो सोच लेता है कि अब उसे खेतों में काम करने जाना चाहिए। वो खेतों में काम करने जाता है। उसकी नजर उस कुएं पर पड़ता है। वो सोचता है, मरते समय माँ इस कुएं के बारे में कुछ बता रही थी, आखिर ऐसा क्या है इस कुएं में? मनोज उस कुएं के पास जाता है। वो देखता है कि कुआं तो पूरी तरह से बंद है और उस पर एक ताला भी लगा है। उस कुएं को इस तरह क्यों बंद रखा है, ये बात सोचकर उस कुएं के अंदर क्या है, मनोज में ये जानने की उत्सुकता बढ़ती गई। मनोज एक बड़ा सा हथियार लेकर उस पर लगे ताले को तोड़ देता है और कुएं के अंदर देखता है। कुआं तो पानी से बिल्कुल भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस कुएं को ऐसे बंद करके क्यों रखा हुआ था। मनोज ये सोचता हुआ अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो अपनी बीवी से बोलता है, सरला, तुम्हें पता है मैं जिस कुएं को सूखा समझता था उसमें तो बहुत सारा पानी है और माँ भी मरते समय उस कुएं के बारे में कुछ बता रही थी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। माँ कुछ उस कुएं के बारे में ही बोल रही थी। अगले दिन दोनों पति पत्नी उस कुएं के पास जाते हैं। सरला अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, इस कुएं में चिड़िया भी है, क्यों ना आप इस कुएं में एक बार उतर कर देखें? तुम सही कह रही हो। मनोज पानी में उतर गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं भीगा था। इसी तरह वो कुएं के पूरे नीचे तक चला गया। कुएं के अंदर एक बहुत बड़ी जगह थी, जहाँ बहुत सारे हीरे जेवरात रखे हुए थे। इतना सोना और पैसा देखकर मनोज की आंखें चमकने लगी। उसे सब कुछ जादू की तरह लग रहा था। वो जल्दी जल्दी कुएं के बाहर गया और उसने सारी बात अपनी बीवी को बताई। क्या बात कर रहे हैं आप? सही में सरला, नीचे बहुत सोना है। हम एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके वो सोना अपने घर ले आते हैं। मनोज कुएं के अंदर दोबारा जाता है और थोड़ा सोना लेकर ऊपर आने लगता है। मनोज जैसे ही पानी से ऊपर आया, वो सारा सोना गायब हो गया जो उसके हाथ में था। मनोज ये सब देखकर बहुत हैरान रह गया। मनोज ने कई बार सोने को बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन पानी से बाहर आते ही सोना गायब हो जाता था। अंतिम में हारकर मनोज कुएं से बाहर आ जाता है। दोनों उदास होकर घर चले जाते हैं और उस कुएं से कोई भी उम्मीद छोड़ देते हैं। काफी समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से मनोज की बीवी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर का कहना था कि उसका इलाज गांव के अस्पताल में नहीं होगा, उसे शहर ले जाना होगा। लेकिन मनोज के पास इतने पैसे नहीं थे। मनोज पूरे गांव में घूमकर कर्ज मांगता है, लेकिन उसे कोई कर्ज नहीं देता। वो उदास होकर अपने घर की तरफ लौट रहा था। तभी उसकी नजर उस कुएं पर पड़ी। माँ कह रही थी कि हमारे पूर्वजों की संपत्ति है,
लेकिन मैं फिर भी इसे नहीं ले सकता। मेरी बीवी बीमार है, काश कि मैं इसे ले पाता। मनोज इतना कहकर घर चला जाता है। उसकी बीवी का इलाज कैसे होगा ये सोचते सोचते अचानक उसकी आंख लग जाती है। तभी मनोज के सपने में उसकी माँ आती है और वो बोलती है, बेटा, हमारे पूर्वजों का सारा पैसा और दौलत उन्होंने उस कुएं में छुपा कर रखा है। कोई और उसको ना ला सके, इसलिए उस कुएं को एक मंत्र से लॉक कर रखा है। तुम अगर उस कुएं के पार जाकर ये बोलोगे कि मैं तुम्हारे लिए बना हूँ और तुम मेरे लिए, तो वो कुआं खुल जाएगा। मनोज की जब आँख खुलती है वो भागता हुए कुएं के पास जाता है और कुएं के पास जाकर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए बना हूँ और तुम मेरे लिए। इतना कहने के बाद जब मनोज कुएं में झांकता है तो उसे वहाँ कोई पानी नहीं दिखता। मनोज कुएं में उतरता है और उतना खजाना बाहर ले आता है जितने में उसकी बीवी का इलाज हो जाए। फिर मनोज अपनी बीवी का इलाज करवाता है। उसके बाद उसे कभी भी ज्यादा जरूरत होती तो वो अपने पूर्वजों के खजाने का इस्तेमाल करता था और उसने इस बात का पता गांव में किसी को भी नहीं लगने दिया। उसके बाद से वे लोग हंसी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों को कभी कोई खजाना मिला है? अगर मिला है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।